हाय हेलो दोस्तों, स्वागत है आज सभी का हमारे चैनल से सत्यनारायण क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो हम चलिए फटाफट आज हिंदी की क्लास को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो ये टॉपिक हमारा हिंदी पर रिलेटेड है, जिसमें 50 क्वेश्चन को रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है भाषा अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो कृत्रिम होती है, स्वाभाविक होती है, औपचारिक होती है या फिर लिखित होती है। तो भाषा अर्जन यानी कि जिस भाषा को हम ग्रहण करते हैं वह कैसी प्रक्रिया होती है। तो भाषाओं को ग्रहण करना, जैसे कि हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, चीत कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, तो वो हमारे अंदर अपने आप से ही स्वतः ही ग्रहण हो जाती है। तो ऐसी क्रियाओं को जो है हम स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, यानी कि आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भाषा अर्जन जो होता है वह स्वाभाविक हो जाता है, और भाषा अधिगम जो होता है वह अनौपचारिक रूप से होता है। ये अर्जन वाला जो है औपचारिक होता है, और ग्रहण जो वाला होता है वो अनौपचारिक तरीके से होता है। तो हमारा पहले का राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज का अर्थ क्या होता है। तो पंकज जो होता है जल होता है, कमल होता है, नदी होता है या फिर बादल होता है। तो पंकज का जो अर्थ होता है वह क्या होगा, कमल होगा। कमल का और भी पर्यायवाची होते हैं, इसके पर्यायवाची को आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, क्योंकि पर्यायवाची हो सकता है इसमें से ना पूछ के तो कोई और भी पर्यायवाची पूछ ले, पंकज ना पूछ के जलज नीलज इसमें से पूछ ले। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा दिन रात में कौन सा समास होता है। द्वंद्व होता है, तत्पुरुष होता है, बहुव्रीहि होता है या फिर कर्मधारय होता है। तो दिन और रात यानी कि बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। जैसे माता और पिता, तो दोनों ही अलग, बीच में अगर योजक चिन्ह ऐसे लगा हुआ है तब वह जो हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता और पिता के बीच में भी ऐसे ही लगा होता है, यानी कि ऐसे वाले जितने भी होते हैं वे सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। रटना हो जाएगा, संप्रेषण कौशल विकसित करना या फिर परीक्षा पास करना या फिर नियम याद कराना। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, संप्रेषण कौशल विकसित करना। मतलब भाषा शिक्षण में मान लो कि हम जैसे दूसरे के सामने किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आपस की बातचीत के तौर तरीके को संप्रेषण कौशल के माध्यम से हम उसको विकसित करते हैं। यानी 4 नंबर का आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला है निराशा में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग आप लोगों को पता है ना कि मतलब उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है और प्रत्यय जो होता है वह पीछे की तरफ लगता है। यानी निराशा में उपसर्ग जो हो जाएगा क्या होगा, नी होगा या फिर रा होगा या फिर आ होगा या फिर आश होगा या फिर शा होगा। तो निराशा में जो उपसर्ग हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा, यानी कि नी वाला शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 5 का ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि नी लगेगा। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। प्रिय व्यक्ति होगा, नेत्र रोग होगा या फिर चमक होगा या फिर क्रोध होगा। तो प्रिय व्यक्ति या नेत्र रोग या चमक, ये दोनों ही नहीं, ये तीनों ही नहीं होंगे। मतलब कि नेत्र, चमक और क्रोध ये तीनों ही नहीं होते। आँखों का तारा मतलब होता है अत्यंत प्रिय व्यक्ति होता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है वो अपनी माँ का आँखों का तारा ही होता है, मतलब कि वो अत्यंत ही प्रिय व्यक्ति होता है। तो 6 नंबर का पहला वाला आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आज हम पूरा रैपिड की तरह फास्ट स्पीड पर चलेंगे, तो ये हमारा सफलता बैच हो जाएगा और रैपिड की तरह हो जाएगा। आप लोग फटाफट से चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम इसको फटाफट जो है छोटे छोटे क्लास के माध्यम से सभी सब्जेक्ट को रिवाइज करा सकें। चलिए अब शुरू करते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। रोमन में, देवनागरी में, गुरुमुखी में या फिर फारसी में। तो हिंदी जो होती है वह देवनागरी में लिखी जाती है। तो आप लोगों का बी वाला आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अच्छा, जो हिंदी के टाइपिंग में ली जाती है उसमें भी 2 ही भाषाएं ली जाती हैं। पहला हो जाता है देवनागरी हो जाता है, दूसरा जो हो जाता है वो कुर्ती देव में आ जाता है। ये दोनों ही भाषाएं हिंदी भाषा के अंतर्गत ली गई हैं, जो देवनागरी से ही रिलेटेड होती हैं। इसके बाद जो हिंदी भाषा का प्रथम प्राकृत भाषा जो हो जाता है वो हमारा संस्कृत होता है। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द का प्रयोग बताइए। तो अजय होता है, अमर होता है, अटल होता है या फिर अजर होता है। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा वह अमर हो जाएगा, मतलब कि जो कभी न मरे वो अमर हो जाता है। और अजय जो होता है, जो कभी हारे ना, अर्थात वो अजय हो जाता है। तो हमारा 8 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। राम ने पत्र लिखा में करता क्या है। तो राम हो जाएगा, पत्र हो जाएगा, लिखा हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा। मतलब
इसमें पूछा गया है कि राम ने पत्र लिखा, इसमें कर्ता क्या होगा, तो कर्ता अर्थात जो कर्म करता है, अर्थात कि इसमें कौन लिख रहा है, तो कौन लिख रहा है इसमें, तो राम ही तो लिख रहा है, तो अर्थात कर्ता क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, यानी कि पहला वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कर्ता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे आते हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में काकी के नानी ने संबोधन भे हे भो अजय अरे रे, ये 8 जो होते हैं ये आप लोगों को सीरियल वाइज सिक्वेंस से याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें से यूपी टेट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में ज़रूर पूछेगा। जैसे अधिकरण का पूछ लिया, उसमें करण से पूछ लिया और कर्म से पूछ लिया, तो इसमें को हो जाएगा, से हो जाएगा, इस तरीके से संबोधन से भो हे अजय ऐसे लगा करके पूछेगा। तो बीच बीच में से इसमें से क्वेश्चन आंसर 1 2 3 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं, तो आप लोग इसे सिक्वेंस से याद कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवण कौशल का संबंध किससे होता है, पढ़ना, लिखना, सुनना या फिर बोलना। जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, श्रवण कौशल यानी कि सुनने वाला जो होता है उसको हम सुनना कौशल के रूप में जानते हैं, यानी कि आंसर नंबर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, श्रवण कौशल के बाद जो आता है लिखन कौशल, वो लिखने से संबंधित होता है। अच्छा, ग्रहण कौशल आता है, तो हम ग्रहण कौशल जो होता है किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो हम लिखने के माध्यम से ग्रहण करते हैं और सुनने के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो ये दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, गजानन का अर्थ क्या होता है, हाथी का मुख वाला हाथी या फिर राजा या क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो गजानन का जो अर्थ होता है क्या होता है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तब तक हमारे चैनल को मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें जो है और प्रोत्साहन मिले। हम ऐसे ही शॉर्ट कट के माध्यम से वीडियो लाते रहें सारे सब्जेक्ट के, और आप लोगों को फटाफट रिवीजन के तौर पर करा देंगे। चलिए, हमारा राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, गजानन का अर्थ होता है हाथी का मुख वाला, मतलब कि पहला वाला आंसर आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो हाथी का मुख किसका होता है, गजानन महाराज का, यानी कि गणेश भगवान का। तो गणेश भगवान का मुख को हम मुख वाले इंसान को हम क्या कहते हैं, गजानन कहते हैं। गणेश भगवान को भी तो हम गजानन ही कहते हैं। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का पहला वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मेहनती छात्र सफल होता है, ये इसमें कौन सा काल हो जाएगा, भूत हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा या फिर अपूर्ण काल हो जाएगा, बताइए। मेहनती छात्र सफल होता है, तो सफल कब हो जाएगा, वर्तमान में, मतलब कि अभी वो मेहनत कर रहा है ना तत्काल रूप में, तो वर्तमान में ही तो कर रहा है, मतलब कि वर्तमान में कर रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वर्तमान वाला ही सफल होगा। मेहनती छात्र सफल होता है, अगर मेहनती छात्र सफल होगा तो वो आगे चला जाता है, यानी कि तब भविष्य काल हो जाता है, लेकिन अभी वो वर्तमान में कर रहा है, मतलब कि वर्तमान काल ही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बी वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 12वें का बी वाला आंसर हो जाएगा। 13 नंबर पर चलते हैं। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है, भाग जाना, जीतना, हारना और हंसना। 9 2 11 का अर्थ जो होता है वह भाग जाना होता है। हम कहते नहीं घरों में चल 9 2 11 हो जा, तो इसका अर्थ यही होता है कि चलो अब यहाँ से भाग जाते हैं, तो मतलब 9 2 11 होना, भाग जाना। और एक मुहावरा और भी होता है, जैसे 3 13 करना, तो 3 13 का अर्थ क्या होता है, था चुंगली करना हो जाता है, उसमें नमक मिर्च लगाना हो जाता है। 3 और 13 करना, 7 5 करना, ये सभी जो होते हैं चुंगली से रिलेटेड होते हैं। और 9 2 11 का अर्थ जो होता है वो भाग जाना होता है, यानी कि 13 नंबर का पहला वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसके बाद जलज का अर्थ क्या होता है, जल में उत्पन्न होता है, पीने वाला जल होता है या जल देने वाला होता है या फिर जल का घर होता है, बताइए। जलज का अर्थ क्या होता है, मतलब जलज तो आप लोगों को पता ही होगा, जलज जो होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है, तो क्योंकि वो कीचड़ में अर्थात जल में ही होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, जल में उत्पन्न होना हो जाएगा या फिर जल वाला हो जाएगा, बताइए आप लोग। मतलब कि कमल का ही पर्यायवाची है तो जल में ही उत्पन्न होगा, तो इसका पहला वाला ही आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जल में उत्पन्न होना, ये पहला वाला आंसर बिल्कुल ही राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, भाषा सीखने में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो वातावरण का, पुस्तक का, परीक्षा का या फिर अंक का। तो भाषा सीखने में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला वाला ही हो जाएगा, क्योंकि वातावरण में जो होते हैं माता पिता, परिवार, समाज, ये सभी आ जाते हैं। बच्चे भाषा सबसे पहले अपनी माँ से सीखते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है 2 वर्ष का है, तो आ ऊ गू गा कुछ भी करता है तो वो अपनी माता से सीखता है, इसके बाद अपने परिवार से सीखता है। फिर जब थोड़ा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 4-5 साल का हो जाता है, परिवार में, समाज में सभी से बातें करने लगता है, उसे हम भाषा ग्रहणात्मकता के रूप में देखते हैं, जो भाषा को सीखता है वो बच्चा। तो ये समाज, परिवार और वातावरण के अंतर्गत ही होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह वातावरण हो जाएगा। और द्वितीयक के रूप में वो विद्यालय के रूप में सीखता है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर वो अपने परिवार से ही सीखता है, यानी पहला आंसर जो हो जाएगा वह वातावरण हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यार्थी
शब्द में प्रत्यय क्या है, तो विद्या धन अर्थी इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और प्रत्यय पूछ रहा है यानी कि इसमें पीछे क्या लगा हुआ है ये पूछा गया है, तो यानी ई हो जाएगा, थी हो जाएगा, अर्थी हो जाएगा या फिर अर्थी हो जाएगा। बताइए विद्या धन अर्थी यानी विद्यार्थी का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा, एक मिनट, ये पहला वाला हो जाएगा, यानी विद्याधन अर्थी यानी विद्यार्थी। विद्यार्थी ई आया यानी कि बड़ी ई का प्रयोग हो रहा है ना, विद्यार्थी ई यानी कि पहला वाला आंसर ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राम और श्याम आए वाक्य क्या है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या फिर आज्ञार्थक। राम और श्याम आए यानी कि राम और श्याम, तो और शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें दो वाक्यों को जैसे जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर राम और श्याम यानी कि इसमें जोड़ दिया गया, तो जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, तभी तो हम कोई सेंटेंस को जोड़ पाएंगे। जैसे राम और श्याम आए, अब इसमें हमें अभी कहीं और भी शब्द जोड़ना हो, जैसे कि राम और श्याम आए और हमारे साथ हमारे गांव पर गए, तो और शब्द यानी कि इसमें हमने 2-3 शब्दों को जोड़ा है, तो जोड़ने वाले शब्दों को जो है संयुक्त शब्द कहते हैं, यानी कि 17 नंबर का बी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा या फिर हास हो जाएगा। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है यानी करुणा भाव उत्पन्न हो रही है, यानी कि हमें शोक से उत्पन्न हो रहा है, तो पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो पहला वाला ही हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। इसके बाद क्रोध का जो होता है वो क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, क्रोध का स्थायी भाव इसमें क्या हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है। तो कमल का पर्यायवाची जो होता है पंकज होता है, नदी होता है, जल होता है या फिर पुष्प होता है। तो कमल का पर्यायवाची जो हमने अभी ऊपर बताया हुआ था पंकज हो जाएगा, यानी जलज, नीरज, सरोज, पंकज ये सभी किसके होते हैं, तो ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। और जल का जो होता है तोय होता है, पुष्प का जो होता है कुमन होता है, नदी का जो होता है तारना होता है, वसुना होता है, ये सभी होता है। तो आप लोग पर्यायवाची ज़रूर से ज़रूर रट लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, जल का विलोम क्या हो जाएगा। थल हो जाएगा, नदी हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा या फिर तालाब हो जाएगा। जल का मतलब होता है पानी, तो पानी का विलोम क्या हो जाएगा, तो नदी में भी पानी है, समुद्र में भी पानी है और तालाब में भी पानी है, तो ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, मतलब जल का उल्टा क्या हो जाएगा, थल हो जाएगा, यानी पहला वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल पर जो है 50 से 60 सब्सक्राइबर कर लीजिए, ताकि हम लाइव चैनल को ला सकें और आप लोगों का कंटेंट जो है पूरा करवा सकें जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा 21वां नंबर का, भाषा के कितने मूल कौशल होते हैं। भाषा के कितने मूल कौशल होते हैं, तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो भाषा का जो मूल कौशल होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार का होता है। तो आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब 22वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एक मिनट यार, गलत हो गया, सॉरी। इसका जो आंसर होगा वो सी वाला यानी कि 4 वाला होगा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, यानी कि भाषा के कितने मूल कौशल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें तीसरा आंसर नहीं होगा, मुझसे गलती से निकल गया था, तो चौथा वाला आंसर आप लोग बिल्कुल सही कर लीजिएगा। पढ़ने का कौशल कौन सा होता है, ग्रहणात्मक होता है, अभिव्यक्तात्मक होता है, मौखिक होता है या फिर श्रवण होता है। तो पढ़ने का जो कौशल होता है वह ग्रहणात्मक होता है, अभिव्यक्तात्मक, मौखिक या श्रवण। मौखिक वो होता है जो हम बोल के व्यक्त करते हैं, जैसे कि हम अभी आपसे बोल रहे हैं, ये मौखिक रूप में ही हो गया। और श्रवण जो होता है जो हम सुनते हैं। अभिव्यक्तात्मक भी वह होता है जो हम बोलते हैं, यानी कि हम जो व्यक्त कर रहे हैं आप लोगों के सामने, जैसे हम अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम अभिव्यक्तात्मकता के ही अंतर्गत आ रहे हैं, इसमें हम व्यक्त कर रहे हैं। और ग्रहणात्मक वो होता है जो हम ग्रहण करते हैं, यानी कि जिसे हम सुनते हैं उसे ग्रहणात्मकता कहते हैं। यानी कि पढ़ना किस कौशल के अंतर्गत आएगा, तो वो ग्रहण पढ़ करके, जैसे हम कोई किताबें लेकर के पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसे ग्रहण ही तो कर रहे हैं अपने अंदर, यानी कि पहले का आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 22वें का पहला वाला आंसर यानी कि ग्रहणात्मकता बिल्कुल राइट हो जाएगा। पढ़ कर के ही हम ग्रहण करते हैं, ग्रहणात्मकता बिल्कुल ही सही हो जाएगा। राजपुत्र में समास कौन सा होता है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। पुत्र में जो समास होता है यानी राजा का पुत्र का किस में लगेगा, तत्पुरुष समास में लगेगा, यानी कि पहला वाला आंसर ही बिल्कुल ही इसका राइट हो जाएगा। देख, राजा का पुत्र यानी पहला का आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो 23वें में ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अति सर्वत्र वर्जते का अर्थ क्या होता है। मेहनत करो, अति बुरी होती है, सत्य बोलो और पढ़ो। अति सर्वत्र वर्जते, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर।
तो अति सर्वत्र वर्जते का मतलब होता है अति बुरी होती है, मतलब कि अति जो होती है अत्यधिक चीज़ें, जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा ही खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ लिया, सुबह से शाम तक लगातार, तो अति जो होती है बहुत ही बुरी होती है, यानी अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात बी वाला आंसर ही इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कविता होता है, कविका होता है, कवियत्री होता है, या फिर कविनी होती है। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कवियत्री होता है। इसमें ऐसे ही मतलब ऑप्शन नहीं होंगे, सेम कवियत्री से मिलते जुलते वाले ही आंसर होंगे। तो आप लोग वर्तनी की दृष्टि से देख लीजिएगा, कवियत्री जो है ऐसे ही लिखा जाएगा। कब या पे छोटी की मात्रा ही होगी, त्रा पे बड़ी की मात्रा ही होगी। तो ये आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ये 100% है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय यानी कि आ धन आ पढ़ रहा है, तो आ धन आ यानी कि स्वर संधि के अंतर्गत ही ये आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आज आप लोग बताइए मुझे कि हमारी स्पीड बिल्कुल सही है, क्योंकि रैपिड फायर की स्पीड से चल रहे हैं, तो यह स्पीड हमारी ऐसे ही रहेगी, और ये बहुत तेज़ ही स्पीड के माध्यम से हम आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवा देंगे। क्या? तो विद्यालय में शब्द में संधि जो हो जाएगी वो पहला वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि विद्यालय में स्वर संधि होती है। जब आ और आ मिलते हैं, यानी कि स्वर ही स्वर से मिलता है, तब स्वर संधि उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद चलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा? सावधानी बरतना, आलस करना, क्रोध करना, या फिर डरना। तो दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता, दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर कब पिएगा? जब वह सावधानी बरतेगा, इसीलिए तो पिएगा। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पिएगा। तो 27 नंबर का पहला वाला ही आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसके बाद सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर के, भक्ति के, रौद्र के, या फिर हास के? बताइए आप लोग। सूरदास जो होते हैं किस के कवि माने जाते हैं? तो सूरदास जो हो जाएगा वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। इसके बाद 28वें नंबर का बी वाला आंसर ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। बालक खेल रहा है में क्रिया कौन सी है? बालक है, खेल है, रहा है, या फिर है? बताइए आप लोग। क्रिया यानी कौन सी क्रिया कर रहा है? तो क्या कर रहा है वो? खेल ही तो रहा है, मतलब कि खेल हो जाएगा, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसमें रहा नहीं होगा, इसमें खेल ही होगा। इसके बाद हो जाएगा, भाषा शिक्षण में TLM का क्या अर्थ होता है? टीचर लर्निंग मटेरियल, टेस्ट लर्निंग मेथड, टोटल लर्निंग मेथड, या फिर नन? इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। इसका पहला वाला ही आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि टीचर लर्निंग मटेरियल, TLM, टीचर लर्निंग मटेरियल, यानी कि पहला वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुकरण में कौन सा कौशल विकसित होता है? भाषा, गणित, विज्ञान और कला? तो अनुकरण यानी कि नकल करके सीखना। नकल हम किस चीज़ का करते हैं? जैसे कि हम कोई चीज़ बोल रहे हैं और कोई छोटा बच्चा है, तो वो उसको नकल करके ही तो सुनेगा, नकल करके ही तो अपने शब्द भंडार को बढ़ाएगा और वही शब्द का प्रयोग करेगा जो बड़ों से सुनता है। तो भाषा इसका पहला राइट हो जाएगा। अनुकरण का क्या हो जाएगा? पहला वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि नकल करके सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं? भाषा सीखते हैं। ना गणित सीख पाएंगे, ना विज्ञान सीख पाएंगे, ना ही कला सीख पाएंगे। ये नकल के माध्यम से नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी के माध्यम से हम सीखते हैं। तो 32वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिजल गगरी छलकत जाएगा क्या अर्थ हो जाएगा? कम ज्ञान हो जाएगा, अधिक दिखावा करना वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हुए थे, चलिए कोई बात नहीं, पहले वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? आदि कवि। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाएगा? आदि कवि, या फिर हिंदी नवजागरण का जनक, राष्ट्र कवि, या फिर महाकवि? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हिंदी नवजागरण का जनक, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो 33 नंबर का बी वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सूर, कबीर, तुलसी रहेंगे? ये तो आप लोगों को बताना ही नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस तो सब वही पता है, ये तुलसीदास जी ने ही रचना इसकी की है। अच्छा, रामचरितमानस तो तुलसीदास जी ने की, और रामायण महाकाव्य की रचना किसने की है? तो वह वाल्मीकि जी ने की है। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि रामायण महाकाव्य और रामचरितमानस, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन में वाल्मीकि और तुलसीदास दोनों ही दे देंगे। तो सबसे पहले वाल्मीकि साहब ने इसकी रचना की हुई थी। तो रामायण महाकाव्य अगर आता है, तब आप लोग
वाल्मीकि को लगाइएगा। रामचरितमानस वाला पाठ आ जाएगा तब आप लोग तुलसीदास को लगाइएगा आंसर। 35 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 35 वाला हो जाएगा कलम शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, उभयलिंगी हो जाएगा या फिर कोई नहीं। कलम शब्द का लिंग क्या हो जाता है? तो बताइए, पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा या फिर उभयलिंगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्त्रीलिंग, जैसा कि हमने अभी बता दिया था कमल शब्द का स्त्रीलिंग ही सब क्वेश्चन में ही हमने बोल दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, यानी कि कमल से लिखा जाता है, यानी कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कलम जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? दंड देना होता है, प्रगति जानना होता है, डराना होता है या फिर रैंक होता है? भाषा शिक्षण में मूल्यांकन कब करते हैं बच्चों का? उसकी प्रगति को जानने के लिए तो करते हैं। बच्चे को कितना ज्ञान है, बच्चे को हमारा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आ रहा है, तो बच्चे को कितना ज्ञान हुआ हमारे पढ़ाने के बाद, या फिर बच्चा कितना सीख पाया, तो उस चीज़ का मूल्यांकन जो होता है प्रगति जानने के पर होता है। और मूल्यांकन का अर्थ यह नहीं होता है कि उसको दंड देना। जब वो बच्चा कुछ भी पूछने लगे हम उसको मारने पीटने या फिर पनिशमेंट नहीं देने लगते हैं। तो दंड देना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डराना भी नहीं होता है, क्योंकि हम उसको डरा कर नहीं बैठा सकते हैं, और ना ही रैंक करना होता। रैंक के तुलने में यह निगेटिव वाला शब्द हो जाएगा, क्योंकि हम उसको तुलनात्मकता का नहीं दे सकते हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन जो होता है प्रगति जानना ही होता है, मतलब कि बच्चे ने आज तक क्या पढ़ा और क्या सीखा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रगति जानना, यानी कि 36 नंबर का बी आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, साहित्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साहित्य होता है, कहानी होता है, कविता होता है या फिर लेख होता है? तो साहित्य शब्द किस में आता है बताइए आप लोग। जैसा कि क्वेश्चन में साहित्य, हित्य मतलब कि हित सहित होता है, यानी कि पहला वाला ही आंसर आप लोगों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, फटाफट से केवल क्वेश्चन पर ही ध्यान दे रहे हैं, इसकी व्याख्या हम नहीं बता रहे हैं। नहीं तो हम सारे ही क्वेश्चनों को अगर बताने लगेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, और आप लोगों के पास समय जो है बहुत कम है, इसलिए हम फास्ट तरीके से इसका सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं। तो पहला वाला आंसर ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 का आंसर नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, रहीम किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, रीति काल के, आदि काल के या फिर आधुनिक काल के? बताइए। तो रहीम दास जो होते हैं वह भक्ति काल के कवि होते हैं, और सूरदास भी जो है वो भक्ति काल के ही कवि थे, यानी कि पहला वाला ही आंसर इसमें भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भक्ति काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रहीम जो होते हैं वो भी भक्ति काल के हो जाते हैं। 38 का आंसर नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर, सत्य संगति में उपसर्ग क्या हो जाएगा? सत होगा, संग होगा, गति होगा या फिर ति होगा? तो सत संगत में जो उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि पहला क्या लगा हुआ है? तो पहले जो हमारा है वह सत ही तो लगा हुआ है, और जिसमें हलन तो होगा सिर्फ वही वाला ही सही माना जाता है, यानी कि पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 39 नंबर का आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 40वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, परोपकार का विलोम क्या हो जाएगा? उपकार हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा, दया हो जाएगा या फिर? तो परोपकार का शब्द जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर है हमारा, बालक सबसे पहले कौन सा कौशल सीखता है? लेखन, वाचन, श्रवण या फिर व्याकरण? अब छोटा बच्चा है तो वो सबसे पहले क्या सीखेगा? अपनी माँ की तरह बोलना सीखेगा, सबका नाम उच्चारण, पा फा बा बा, सबसे पहले वर्ण ही तो उच्चारण करेगा। सबसे पहले वो शब्द वाक्य प्रयोग नहीं करने लग जाता है। बच्चा सबसे पहले बा बा ऐसे करके बोलता है, तो सबसे पहले वह वर्ण का प्रयोग करता है, यानी कि वाचन शब्द ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी वाला। नेक्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा? अभ्यास शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा? प्रयत्न, अध्ययन या रियाज या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सभी हो जाते हैं, यानी कि आंसर नंबर डी वाला इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अभ्यास तो सभी से किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व आप लोग जानते हैं, अश्व का पर्यायवाची जो होता है वह घोड़ा होता है। घस और घोड़े का और भी पर्यायवाची क्या होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। तोरण भी होता है, और क्या क्या होता है वो आप लोग बताइएगा। और इस बैल वाले का तो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बैल वाला हम आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं। बैल का पर्यायवाची क्या होता है? पहला तो वैशाख नंदन होता है, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को 5 और बताने हैं। तो बैल का 5 पर्यायवाची आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
चलते हैं 44वें नंबर के क्वेश्चन पर। कर्म प्रधान विश्व करी राखा पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है कबीर की है, तुलसीदास की है, रहीम की है या फिर सूरदास की। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, यह रामायण की पंक्ति है, तो यह तुलसीदास की ही पंक्ति है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला, यानी कि तुलसीदास हो जाएगा। शिक्षण समूह भाषा शिक्षण में समूह कार्य का लाभ क्या होता है? सहयोग सीखना, झगड़ा बढ़ाना, समय नष्ट करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण में समूह कार्य का लाभ जो होता है वह सहयोग सीखना, झगड़ा बढ़ाना, समय नष्ट करना। ये ना तो झगड़ा करना होगा ही नहीं, समय नष्ट करना होगा ही नहीं, इनमें से कोई तो सवाल ही नहीं उठता, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा सहयोग करना ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीलकंठ में समास कौन सा हो जाएगा? नीलकंठ यानी कि बहुव्रीहि, नीला है कंठ जिसका अर्थ की बहुव्रीहि। जो तीसरे शब्द को जो उत्पन्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थ है शिव जी, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, गुरु का विलोम क्या होता है? शिष्य, अध्यापक, विद्यार्थी या फिर बालक। गुरु क्या होता है? तो गुरु आपको पढ़ाने वाला अर्थात की शिक्षा देने वाला, उसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी कि अध्यापक होता है। शिष्य, विद्यार्थी और बालक जो होते हैं तीनों ही एक ही पर्यायवाची हैं, यानी कि गुरु जो हो जाएगा अध्यापक हो जाएगा, यानी बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक मिनट, गुरु का विलोम पूछा गया था और हमने इसको देखा नहीं, तो गुरु का विलोम जो हो जाएगा वो शिष्य ही होगा। इसका आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है, वो शिष्य ही होगा। हमने विलोम नहीं देखा हुआ था, हमने देखा हुआ था गुरु का समानार्थक हमने देख लिया था। तो हम समानार्थक के तौर पर अध्यापक को जानते, क्योंकि शिष्य, विद्यार्थी, बालक एक ही होते हैं, तो हमने सोचा शायद अध्यापक होगा, क्योंकि हमने समानार्थी को समझ लिया था। लेकिन इसमें विलोम शब्द दिया हुआ है, तो विलोम का पहला वाला यानी कि शिष्य ही हो जाएगा। इसके बाद भाषा सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? रटना, प्रयोग, दंड या फिर परीक्षा, बताइए। तो भाषा सीखने का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या हो जाएगा कि हम उसका अनुकरण यानी कि हम प्रयोग करके ही सीखते हैं। जैसे किसी ने हमसे कुछ बोला, वही शब्द तो हम भी उसके लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात कि इसका प्रयोग वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 48वें नंबर के क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं और 50 ही क्वेश्चन है। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सज्जन का विलोम कैसा हो जाएगा? तो सज्जन का विलोम जो हो जाएगा दुर्जन, मित्र, शत्रु है, दुष्ट, तो सज्जन का दुर्जन ही हो जाएगा। इसमें विलोम ही पूछा गया था, तो आप लोग विलोम और सब ध्यान देकर ही पढ़िएगा, जैसे कि हमने अभी ऊपर गलती की हुई थी। तो सज्जन का दुर्जन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आखिरी सवाल पर। हमारा आखिरी सवाल है, यूपी में हिंदी खंड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा, दक्षता, शिक्षण, क्षमता का परीक्षण, केवल व्याकरण, केवल साहित्य और केवल लेखन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? व्याकरण तो होगा नहीं, साहित्य भी नहीं होगा, लेखन भी नहीं, क्योंकि केवल वाले शब्द जितने भी होते हैं सबके सभी नेगेटिव ही होते हैं। तो केवल वाले शब्द जहाँ भी आए आप लोग नेगेटिव समझ लीजिएगा, उस पर टिक नहीं कीजिएगा, और पहला वाला आंसर आप लोगों का राइट हो जाएगा, यानी कि भाषा, दक्षता, भाषा शिक्षण का परीक्षण ही आप लोगों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा 50 क्वेश्चन का रैपिड फायर क्लास था, और जिसमें हमने 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं। आप लोग ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल ही सही हुए हैं। और आप लोग फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। और ऐसे ही चैनल को और भी पाने के लिए हमारे चैनल को बताइएगा आप लोगों को कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट का वीडियो सबसे पहले चाहिए, वो भी रैपिड फायर की स्पीड में। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।